नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संकट में जोशीमठ एक्शन में सरकार, सीएम धामी ने प्रभावित लोगों से की मुलाकात। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का लिया जायजा, संकट में जोशीमठ। जोशीमठ पर केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट, प्रभावितों को अभी 1.5 लाख की मदद, शिफ्टिंग के लिए 50,000 मिलेंगे। फिलहाल 2 होटल तोड़े जाएंगे, अभी घर नहीं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह, 18,000 छात्रों को दी गई डिग्रियां। राज्यपाल और सीएम धामी ने वीसी के जरिए किया संबोधित। देहरादून में सेहत से खिलवाड़, एसटीएफ ने अवैध क्लिनिक पर मारा छापा, चिकित्सक और फर्जी एमबीबीएस डिग्री बनाने वाला गिरफ्तार। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, लाव का सहारा लेने को मजबूर स्थानीय लोग। खबरें विस्तार से। जोशीमठ इस समय में बड़े संकट का सामना कर रहा है। भू धसाव से लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं। इसी बीच जोशीमठ में प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की मुआवजे को लेकर चल रही बैठक में बात नहीं बनी। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की बात कही गई, लेकिन प्रभावितों ने इससे इनकार कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। बार बार लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। जोशीमठ की ताजा हालातों को देखकर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने मीडिया से रूबरू हुए और तमाम जानकारियां साझा की। रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को फौरी तौर से 1.5 लाख रुपए की सहायता धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। रंजीत सिन्हा ने बताया कि पानी का रिसाव काफी हद तक कम हुआ। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की धनराशि प्रति परिवार को राशन लेने के लिए मुहैया करवाई गई है। वहीं भू धसाव के चलते कई इलेक्ट्रिक पोल भी इसकी जद में आए। ऐसे में विद्युत लाइन को क्षति पहुंचने की स्थिति में 2 करोड़ से ज्यादा की धनराशि भी जारी की गई ताकि फौरी तौर से बिजली से जुड़ी समस्याओं का हल निकल सके। किए गए हैं। हम जब तक कि कोई राहत पैकेज नहीं हम डिवाइस करते हैं, जिस तक चल रहा है अभी कार्रवाई, आकलन चल रही है, तब तक के लिए हम 1 लाख रुपये इंटरिम सहायता दे रहे हैं लोगों को, जो कि जब अंतिम राहत पैकेज बनेगा उसमें समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपये भी दी जा रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन अन्य खर्चों के लिए लोगों को दी जा रही है, जो कि एकमुश्त दिया जाएगा, उसमें समायोजन इसका नहीं होगा। जो अब तक अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए हैं, जो रिलीफ के कारण, जो हाँ डेंजर के कारण लोगों को हटाए गए हैं, उसकी परिवारों की संख्या 145 है और जिसमें कि कुल अगर परिवार सदस्यों को मिलाते तो 499 लोग हैं। जो अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं जोशीमठ में, कुल कक्ष है 344, क्षमता है 1425 लोगों की, जो राहत शिविर के लिए चिन्हित किया गया जगह। जोशीमठ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर। जोशीमठ भू धसाव के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। उत्तराखंड सचिवालय में 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। आपातकालीन बैठक ये है। जोशीमठ आपदा में पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि सहित अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में फैसला होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता के आधार पर नए निर्माण करने को लेकर भी मिल सकती है मंजूरी।
जोशीमठ आपदा के चलते बुलाई गई आपातकालीन कैबिनेट बैठक। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण मामलों पर लगेगी सरकार की मुहर। प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जोशीमठ की मौजूदा हालतों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जोशीमठ भू धसाव मामले पर केंद्र की मोदी और प्रदेश की धामी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। इसके साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जोशीमठ भू धसाव की जद में आए परिवारों के विस्थापन पर भी राज्य सरकार और आवास मंत्रालय खाका तैयार कर रहा है। सुरक्षित जगह फाइनल हो जाने पर इस पर काम किया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी न हो। आदरणीय धामी साहब इस पूरे स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं और आप देखिए लगातार चाहे हमारी केंद्र की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी प्रदेश की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे अधीनस्थ अधिकारीगण हो, बहुत गंभीरता से इसमें लगे हैं। जहाँ तक आपने एक विषय रखा कि इनको वहाँ से विस्थापित किया जाएगा, उस बिंदु पे भी विचार चल रहा है। चूँकि आवास विभाग भी मेरे पास है, उसमें स्पष्ट कहा गया कि जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कहाँ पे, यानी कि जैसे पीपल कोटी है, जैसे उद्यान का क्षेत्र है या एक अन्य क्षेत्र है, उस पर जो भी सर्वे आज की तारीख में हो रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में ये भी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जहाँ पे उनको बसाया जाएगा वो जगह भी उनके लायक हो। जोशीमठ में कई घर खाली हो चुके हैं। सैकड़ों घरों पर रेड क्रॉस के निशान लग गए हैं। जोशीमठ के वार्ड संख्या 7 में लगभग दर्जनों परिवारों के घरों पर रेड क्रॉस का निशान लगा है। आपको बता दें कि सभी वार्ड संख्या 7 में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। पीड़ित परिवारों को कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो लोग अपना आशियाना नहीं छोड़ेंगे, वे यहीं रहेंगे और यहीं पर मरेंगे। जोशीमठ नगर के लगभग सारे वार्ड इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। जब आ रहे तो इतने दूर ही जाते रहे, हमको ना गाड़ी है हमको और ना खाने की व्यवस्था है। कहाँ जाएंगे? हम बोले कि घर मरेंगे तो हम ताला लगा देंगे, बाहर से सील कर देंगे। भाई कहाँ जाएंगे हम? हमारा तो कोई नहीं। कहाँ जाएंगे हम? इतने छोटे छोटे बच्चे, बोले होटलों में चलो, यहाँ से बोले गाड़ी लगी है, कोई गाड़ी नहीं, कोई आने का साधन नहीं, जाने का नहीं। गढ़वाल स्टोर इतना दूर पैदल जाना पड़ा, पैदल आना पड़ा। होटल में यहाँ पे भंडारी जी का होटल करवाया तो उसमें उस रात को हम भूखे रहे। हमने अपना खेत फूत बेच के यहाँ मकान बनाया और सारा कुछ यहाँ लगा दिया मकान पे, और मकान की हालत ये खराब हुई है और कभी भी हम दहशत में है, कभी भी टूट सकता है। हम ना दिन में चैन है ना रात को। हम आए तुरंत 7 बजे यहाँ पहुंचे जोशीमठ, रात को तुरंत हमको वहाँ रविग्राम में शिफ्ट करा दिया है। और अब हमको मतलब कुछ चीज की व्यवस्था नहीं है। हम तो ऐसे घर छोड़ के नहीं जाएंगे। आज भी बोल रहे हैं वो, हम तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे, भले हम रात को अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर पे रहेंगे, चूल्हा जलाएंगे, बाहर पे रहेंगे। हमारे घर में बहुत दरारें आ चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा हमारे घर में कोई किसी भी प्रकार की सहायता नहीं है। हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है, कहीं भी किस तरीके से। हमारा घर पूरी तरीके से टूटने की क्षण में। जोशीमठ में हो रही भूधसाव के चलते राज्य सरकार ने अब वहां के व्यावसायिक भवनों को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोलना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार के ध्वस्तीकरण के निर्णय पर गांधी पार्क में समस्त कांग्रेस नेताओं के साथ 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय निंदनीय है और राज्य सरकार को जोशीमठ में भवनों को ध्वस्त करने से पहले वहां के स्थानीय नागरिकों को मुआवजा राशि बतानी चाहिए थी। जिस तरीके से जोशीमठ में बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों को जो है अरे बुलडोजर तोड़ना पड़ेगा, हम भी जानते हैं तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिनके संपत्ति को तोड़ रहे हो, जिनके होटल को तोड़ रहे हो, जिनके परिसंपत्तियों को तोड़ रहे हो, उनको ये तो बता दो तुमको मुआवजा क्या दोगे। फॉर्मूला ही बता दो कि भाई इस दर पर देंगे, बद्रीनाथ के तर्ज पर देंगे, कुछ तो बता दो। और कहाँ बसाओगे? क्योंकि जोशीमठ का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि होटल का कर्मचारी और चाय की स्टॉल वाला व्यक्ति भी दूसरी जो, तो आप नया जोशीमठ कहाँ पर बनाएंगे बता दीजिए ना। हम चाहते हैं हमारे जोशीमठ का जोशीमठ।
जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने के बाद उत्तरकाशी के भटवाड़ी में लोग बेहद डरे हुए हैं। उन्हें भी अपना घर खोने का डर सता रहा है। भटवाड़ी की भौगोलिक स्थिति भी जोशीमठ से मिलती जुलती है, क्योंकि भटवाड़ी गांव और शहर के नीचे गंगा भागीरथी नदी बहती है और वहां भी जोशीमठ जैसी घटना होने की आशंका है। यहां भी दीवारों में दरारें दिखने लगी हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत प्रदेश भर के 18,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन में पूरे प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहा है। इसके अलावा 28 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह में पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, पद्मश्री बसंती देवी और नंदलाल भारती को मानद उपाधि भी दी गई है। कि जब अगर जोशीमठ में क्या ऐसी जमीनी ऐसी है तो वहाँ पर महिलाएं वहाँ के लोग कैसे घर बनाएंगे, कैसे वहाँ रहेंगे। वहाँ से उनको दूसरी जगह देनी चाहिए जगह, जब नहीं तो ऐसे ही वो खत्म हो जाएंगे। जमीन भी खत्म होगी, लोग भी खत्म हो गए, फिर क्या क्या करेंगे, वहाँ कौन रहेगा वहाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और सभी अपने जितने भी कार्य परिषद के लोग हैं, यहाँ के बच्चे, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनका दीक्षांत समारोह हर साल की तरह इस बार भी हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब से हमारी सरकार बनी है तो आपने सभी विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि सामाजिक क्षेत्र में जिसने भी कोई अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम D.Litt की उपाधि देते हैं। आपने देखा होगा कि मेडिकल शिक्षा में हमने इस बार एक ANM को और एक नर्स को भी D.Litt की उपाधि दी है, जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया है। आज दीक्षांत समारोह यहाँ पर है, जिसमें माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं। मैं भी दीक्षांत समारोह में ही शामिल होने के लिए आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल साहब को आना था, अभी तक मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर मौसम ठीक हुआ तो वो भी यहाँ पहुँचे। राजपुर पुलिस और SOG की टीम ने मिलकर अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 युवकों को मालसी पार के पास से गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी एक किराए के कमरे में रहकर गुवाहाटी में चल रही भारत और श्रीलंका क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। ये सभी प्रतिदिन 15 लाख रुपए और पूरे महीने में 5.5 करोड़ रुपए कमाते थे। वर्तमान में इस गैंग की कुल मिलाकर 17 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। इनको पुलिस द्वारा फ्रीज की कार्रवाई की जा रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग को इंटरसेप्ट हमारी टीम ने किया, जिसमें 8 लोग हैं और जो ऑनलाइन सट्टा का काम करते थे। ये लोग मालसी डियर पार्क के पास में किसी के मकान में पिछले 1 महीने से रह रहे थे और जब हमको इसकी जानकारी हुई तो हम लोगों ने हमारी टीम ने इसमें SP क्राइम और SPCT के नेतृत्व में और वहाँ के CO धरनेवाला के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें से जो छत्तीसगढ़ के हैं, 1 चमोली का और 5 मुजफ्फरनगर का रहने वाले हैं। ये लोग ऑनलाइन सट्टा करने के बहुत प्रोफेशनली बहुत साउंड हैं। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड STF ने फर्जी क्लिनिक पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। STF ने मामले में फर्जी डॉक्टर और एक फर्जी MBBS की डिग्री बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर पिछले 10 सालों से डॉक्टर बनकर अब तक कई लोगों का इलाज कर चुका है। ऐसे में इन फर्जी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन चिकित्सा परिषद में कैसे हुआ, इसकी जांच में STF जुट गई है। उत्तराखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी कई सारे ऐसे फर्जी डॉक्टर इसकी फर्जी डिग्रियों पर काम कर रहे थे। तो उस संबंध में इसके गिरोह के जो एक मास्टरमाइंड था इमरान, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका जो भाई था इमलाक, वो मौके से फरार हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी आगे प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से बरामदगी में काफ़ी बड़ी संख्या में ब्लैंक डिग्रीज और जो फर्जी डिग्री इन्होंने बनाई थी वो सभी बरामद की गई। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है। एक बार फिर उत्तराखंड मित्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल देहरादून में पहली बार 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख से अधिक आंकी गई है कीमत। और वहीं देहरादून के SSP ने दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि जिससे हेरोइन बरामद हुई
वह नाबालिग है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश से देहरादून में हेरोइन सप्लाई करने जा रहा था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर देहरादून में किसको हेरोइन सप्लाई करने जा रहा था। पहली मर्तबा जनपद देहरादून में 100 ग्राम हीरोइन की बरामदगी हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 10 लाख कीमत इसकी आंकी गई है। इसमें एक नाबालिग बच्चा है, नाबालिग लड़का है मध्य प्रदेश में रहने का, और वो यहाँ बेचने आ रहा था। ऋषिकेश में इसको इंटरसेप्ट किया गया। एसओजी और थाना ऋषिकेश के हमारी टीम ने, और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 की नाम। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर जिला जज ने आज फैसला सुना दिया, जिसमें तीनों आरोपियों में केवल मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें जिला जज ने सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की याचिका खारिज कर दी। पुलकित आर्य ने जेल से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पुलकित आर्य ने कहा था कि उससे पूरा सच पूछा जाए, और अभियोजन पक्ष ने भी सहमति दे दी कि जो सवाल पुलकित आर्य चाहता है उससे वो सवाल पूछने में कोई आपत्ति नहीं, जिसके बाद न्यायालय ने भी आदेश दे दिए। स्वीकार किया गया क्योंकि उसकी स्वीकृति थी, और उसको उसका तुरंत ही भविष्य में नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाएगा, जबकि सौरभ और अंकित का अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनके द्वारा सहमति माननीय न्यायालय में नहीं दी। देखिए, आज मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की नार्को टेस्ट करवाने की अनुमति नहीं दी, केवल पुलकित आर्य के लिए अनुमति दी। और पुलकित आर्य की अनुमति भी सशर्त दी है, क्योंकि पुलकित आर्य ने जेल से न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र दिया था कि उससे सच पूरा पूछा जाए, अधूरा सच न पूछा जाए। इसके लिए उसने जेल से कहा था कि यदि मेरा नार्को होना है तो मेरे से ये सब चीज़ें भी पूछी जाएं। उन सब चीज़ों पर अभियोजन पक्ष शुरू में आनाकानी कर रहा था, जिसके कारण एक बड़ा माहौल भी खराब हो गया था। लेकिन कल अभियोजन पक्ष ने इस चीज़ के लिए काशीपुर में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चल रही यातायात सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए निर्देश दिए कि यातायात व्यवस्था को नगर क्षेत्र में पूरी तरीके से सामान्य किया जाए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष यातायात जन जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसटीएम, सीओ, एआरटीओ, कोतवाल, ट्रैफिक प्रभारी, सीपीयू प्रभारी और पुलिस टीम तथा शहर के अन्य एनजीओ, व्यापार मंडल के सभी लोग सम्मिलित हुए। इस रैली का आवाज एएसपी कार्यालय से शुरू होकर पूरे नगर क्षेत्र में निकाला गया। जो हमारा खालसा का एक ग्रुप है और हमारा थाना पुलिस सीपीयू यूनिट और ट्रैफिक यूनिट को लेकर के जन जागरूकता के लिए और ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए, सड़क सुरक्षा अवेयरनेस के लिए आज हमने एक बाइक रैली का आयोजन किया है। और हम प्रत्येक दिन कुछ न कोई इस तरीके से रचनात्मक काम करते रहेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें और सड़क सुरक्षा के प्रति सब में जागरूकता फैले। इसी के क्रम में आज हमने एक सॉन्ग भी लॉन्च किया है और लोगों को पसंद भी आएगा, और उसको काफ़ी उसमें इस तरह की भी चीज़ें हैं कि सड़क सुरक्षा से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं, सुनने पे फिर लोगों में। जोशीमठ के मौसम की बात करें तो यहाँ फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हो रही है। वहीं मौसम बदलने से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ सहित हेमकुंड साहिब और केदारनाथ की ऊंची चोटियों में हल्की हिमपात होने की संभावना जताई जा रही है। जोशीमठ भू धसाव मामला, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत में आक्रोश। देहरादून के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मौन उपवास। हरीश रावत की मौन उपवास में शामिल हुए प्रभावित और कांग्रेस सहित आमजन। उन्होंने कहा, बिना मुआवजे दिए और बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए भाजपा सरकार ने जोशीमठ में 2 होटलों का ध्वस्तीकरण किया। जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे उत्तराखंड सरकार। हरीश रावत। जोशीमठ नगर के तहसील प्रांगण में विगत कुछ दिनों से जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं जोशीमठ नगर के पास के बड़ा गांव और साथ में सेलंग गांव भी जोशीमठ के पीड़ित परिवार के साथ जन समर्थन देने के लिए पहुंचे। दोनों गांव के लोगों ने जोशीमठ देवनगरी में कई किलोमीटर पैदल चलकर एनटीपीसी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
समिति जोशीमठ का ग्राम सभा सेलंग महिला मंगल योग सब उनका समर्थन देते हैं जोशीमठ संघ समिति को। उसके बाद जो ये एनटीपीसी की सुरंग सेलंग से और जो दोपंथी की तरफ जारी है, उसमें जो सेलंग गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जो सेलंग गांव के नीचे जितनी टनल है ना, सबसे ज़्यादा सेलंग के नीचे है। और सेलंग गांव इन परियोजना के 6-7 गाँव में सबसे ज़्यादा प्रभावित गाँव सेलंग है। हमारा विषय तो यही है कि आज जोशीमठ हमारा जो ब्लॉक है उसमें ये आपदा आई है और वही आपदा हमारे सेलंग में भी कई मकानों पर है। एनटीपीसी को बीच में उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा बीमा करेंगे, वो करेंगे, खाली झूठे आश्वासन देते हैं, कोई बीमा नहीं, कोई कुछ नहीं। आज हम जोशीमठ के साथ हैं, खड़े हैं, आवाज उठाएंगे और जोशीमठ को बचाएंगे। ये बहुत सालों से ये इसका विरोध हो रहा था, हम खासकर एनटीपीसी का विरोध करने में आए हैं और हमने कल जो है बड़ा गांव में महिला मंगल दल में बैठाई और कहा कि भाई जोशीमठ समिति को हमने वहाँ पर समर्थन देना है और कम से कम जो 80% महिलाएं जो है बड़गांव से इस ऊर्जा प्रदेश में इन दिनों लगातार बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे जहां आम उपभोक्ता परेशान है तो वहीं महंगी बिजली की दोहरी मार से अब प्रदेश के लोग खुद ठगा महसूस कर रही हैं। डोईवाला क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती होने से जहां लोग बेहद परेशान हैं तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला के विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन को कोसा। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश में पहले ही लोग महंगी बिजली ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सुबह शाम कटौती होने से लोग बेहद परेशान हैं। देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत देहरादून पुलिस ने शहर के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए रैली के माध्यम से अभियान की शुरुआत की। 11 से लेकर 17 तारीख के बीच पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रुख भी अपनाता नजर आएगा। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कुछ लोग यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। ये रोड सेफ्टी को लेकर के एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार के जो भूतल परिवहन मंत्रालय उनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी रैली निकलेगी, एक मोटरसाइकिल रैली और हमारे अन्य वाहन भी हैं। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि एक जो भी वाहन चालक हैं उनको वाहन चलाने में क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी है उसके बारे में और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संकट में जोशीमठ एक्शन में सरकार, सीएम धामी ने प्रभावित लोगों से की मुलाकात, कहा आपदाग्रस्त क्षेत्रों का लिया जायजा। जोशीमठ पर केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट, प्रभावितों को अभी 1.5 लाख की मदद, शिफ्टिंग के लिए 50,000 मिलेंगी। फिलहाल 2 होटल तोड़े जाएंगे, अभी घर नहीं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह, 18,000 छात्रों को दी गई डिग्रियां, राज्यपाल और सीएम धामी ने वीसी के जरिए किया संबोधित। देहरादून में सेहत से खिलवाड़, एसटीएफ ने अवैध क्लिनिक पर मारा छापा, चिकित्सक और फर्जी एमबीबीएस डिग्री बनाने वाला गिरफ्तार। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, अलाव का सहारा लेने को मजबूर स्थानीय लोग। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।